If journalism is the first draft of history, then a journal is the first draft of literature. तो लोग मुझसे पूछते थे कि भाई तुम कहाँ के हो, तुम किस देश के नागरिक हो, भारतवर्ष के या अमेरिका के? और हमें हमेशा लगा कहने को कि भाई मैं नागरिक हूँ ऑफ दैट लैंड कॉल्ड लैंग्वेज। आपने पूछा है कि इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है उत्तर भारत में, हमारे पास गर्मी के लिए शब्द क्यों नहीं है? सिर्फ गर्मी है। बार बार मैं भारतवर्ष लौटता हूँ तो मुझे कहीं लगता है कि जैसे कि हमारी सोसाइटी जो है और भी विभाजित होती जा रही, और हम लोगों में जो विभाजन आ रहा है उसके लिए और शब्द होने चाहिए ताकि हम कोई क्लियर रिकग्निशन हो, एक पहचान हो कि हमारे साथ हमारे सोच में क्या बदलाव आ रहा है। कि जो विभाजन है, जो नफरत फैल रही है, उसको व्याख्यात करने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त शब्द नहीं है। Like it would be so easy to say something if it were real. Life would become so easy. जिंदगी, life would become so easy if it was easy to say something. 50-60 में बात होती थी कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। आज हम इतने यहाँ पहुँच गए कि हमें सिर्फ लाभार्थी बनाना है, सिर्फ राशन देना है। आटा का भी 1 किलो जब मिलता है तो हमारे ग्रेट नेता की तस्वीर उसमें रहती है और हम उसको ग्रेटफुली एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों, संवाद के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम नए वर्ष में हैं। संवाद का इस बरस यह पहला एपिसोड है। हमारे साथ एक अद्भुत शख्सियत हैं जिन्होंने कई विधाओं में काम किया है। वे मूलतः गद्यकार हैं, उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, लेकिन पिछले कुछ बरसों से वे रंगों के साथ भी खेल रहे हैं। और इन्हीं रंगों और शब्दों के तालमेल से उन्होंने 3 वर्षों में 3 कमाल की किताबें लिखी हैं, जो एक दूसरी विधा की ओर ले जाती हैं, जिस विधा में उन्होंने अब तक काम नहीं किया था। वो है डायरी। डायरी हम जानते हैं अत्यंत आत्मीय विधा है, और हमारे जो गेस्ट आज हैं उन्होंने पिछले 3 वर्षों में 3 डायरियां प्रकाशित की हैं। अमिताभ कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ आपकी डायरियों पर बात करेंगे, और उसमें से पहली डायरी या तीसरी डायरी ये है द ग्रीन बुक एन ऑब्जर्वर्स नोटबुक, जो कि हाल ही प्रकाशित हुई है। लेकिन अमिताभ, मैं थोड़ा सा पहले जाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है जो 3 डायरियां हैं आपकी, द ब्लू बुक, द येलो बुक और द ग्रीन बुक, इनमें एक प्रोग्रेशन है। हाँ, ये ऐसा लग रहा है जैसे एक थीम को लेकर चल रही हैं। एक छटपटाहट है आपके भीतर जब आप ब्लू बुक शुरू करते हैं, जो कि आपकी पहली डायरी है, राइटर्स जर्नल, और फिर वो थीम हम धीरे धीरे उत्तरोत्तर विकसित होती जाती हैं। तो ब्लू बुक में आप एक जगह लिखते हैं, आपका एक इंटरव्यू लिया जा रहा है बम्बई में, आपसे पूछा जाता है कि आप किस चीज़ की तलाश में हैं। हाँ। ये प्योरली मटेरियल क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन डीप मेटाफिजिकल क्वेश्चन भी है, और आप उसका जवाब देते हैं कि मैं भाषा की तलाश में हूँ, ऐसी भाषा जो मुझे मनुष्यों, जगहों और संवेदनाओं, उन तीनों को व्यक्त करने में मेरी सहायता करे। तो ऐसी भाषा आपको मिल चुकी है क्या? देखिए, मैं 20, 22, 23 साल की उम्र तक भारत में रहता था। उसके बाद अमेरिका चला गया। तो लोग मुझसे पूछते थे कि भाई तुम कहाँ के हो, तुम किस देश के नागरिक हो, भारतवर्ष के या अमेरिका के? और हमें हमेशा लगा कहने को कि भाई मैं नागरिक हूँ ऑफ दैट लैंड कॉल्ड लैंग्वेज। हाँ, भाषा की तलाश में। तो सिटीजनशिप समझिए एक्ट जो है भाषा की लैंडस्केप में, उससे हम जूझ रहे हैं कि हम पूरे नागरिक हैं कि नहीं। तो एक सर्च है, और कंप्लीटली अब नागरिक हुए या नहीं हम पता नहीं है, लेकिन हाँ, वही मेरी पहचान है। द आइडिया ऑफ द राइट वर्ड, द राइट सेट ऑफ वर्ड्स, उनके शब्द, पैराग्राफ सब अगर हाथ में आए तो लगे कि हाँ, अब हमको नागरिकता प्राप्त हो गई। चूंकि आप उपन्यासकार हैं, कथाकार हैं, मैं जानना चाहूँगा कुछ एक ऐसे मुझे उदाहरण दें जब आपको लगता हुआ हो कि मैं इसको व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। कोई ऐसा अनुभव मुझे बताइए, बतौर डायरीकार या बतौर उपन्यासकार। एक इमरजेंसी के समय यहाँ पर अरेस्ट हुए एक सिख कम्युनिस्ट थे। 1975 की इमरजेंसी। 1975 जेल हुए, तो निकले जब, तो वो इंग्लैंड चले गए।
और येलो बुक में मैंने उनका जिक्र किया है। उनसे जब मुलाकात हुई लंदन में, तो उन्होंने कहा, एक ड्रम कोई बजा रहा था, तो उन्होंने कहा, जब भी मैं ढोल सुनता हूं तो लगता है वो पंजाबी में मुझसे बात कर रहा है। ठीक है, तो अब भाषा पर हम लोग आ गए। तो हमने कहा उनसे कि कोई एक शब्द बताइए जो आपको लगे कि और किसी भाषा में नहीं, आपकी भाषा में। तो उन्होंने कहा, उसके पहले उन्होंने कहा कि नहीं, माँ शब्द जो है वो किसी भाषा में भी आपको माँ ही है। और वो, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ शब्द ऐसे हैं, या उन्होंने मुझे मजबूर किया सोचने को, जिसमें किसी और भाषा में मैं वो शब्द नहीं। और मैंने कहा, सोचा कि आंचल। तो एडिटर से बहस भी हुई जब मैंने उसको ट्रांसलेट किया कि वो इज इट द हेम ऑफ अ साड़ी या व्हाटएवर, लेकिन आंचल तो आंचल है बॉस। वो हमको नहीं लगता है कि मैं किसी और भाषा में बोल सकता हूँ कि अगर इफ आई रिमेंबर कि मेरी माँ साड़ी पहनी हुई है, मेरी बहन है, तो अब वो आंचल आई बड़ा अजीब सा लगता है। इफ आई से द बॉर्डर ऑफ अ साड़ी और द हेम ऑफ अ साड़ी है, वो हमको वो नहीं, तो लगता है कि वो उसी जिस जहाँ से निकले हैं वही है। आपने भाषा की बात कही अभी, आपने अपनी किताब में बड़ा सुंदर एक उदाहरण दर्ज किया है कि जो एस्किमो होते हैं उनकी भाषा में, ये मुझे बात सुनकर अभी याद आया, 50 से अधिक शब्द हैं बर्फ के लिए। हाँ, मसलन एक है कि जब बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है, बना लिया जाता है, उसके लिए भी अलग से शब्द, या उस तरह का बर्फ जिस पे आप गिर सके, वो दैट इज द रिचनेस ऑफ एक्सपीरियंस। कि अगर आपके कल्चर में उतने ज्यादा वही एक्सपीरियंस है, इट्स अ डिफाइनिंग एक्सपीरियंस, तो आपके पास उतने शब्द भी हैं ताकि आप राइट वर्ड चूज कर सकें। तो वो मैं सवाल अपने दोस्त रविश कुमार से कर दिया था। आपने पूछा है कि इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है उत्तर भारत में, हमारे पास गर्मी के लिए शब्द क्यों नहीं है, सिर्फ गर्मी है बस। लेकिन तो उन्होंने जब अपने प्रोग्राम पर ये बात कही तो लोग अलग अलग भाषाओं में और वर्ड्स भेजे। क्या थे, जैसे कुछ बताएं। राजस्थानी, गुजराती वगैरह में, अब मुझे याद नहीं है, रविश से पूछना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने नमूना पूरा अपना पेश किया था अपने प्रोग्राम में, लेकिन रविश जी उसको मोड़ भी एक अलग सा दिए। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग भूल जाएंगे कि इतने शब्द हैं गर्मी के लिए, तो आप ये भी भूल जाएंगे कि आपके साथ कौन ये गर्मी बर्दाश्त किया, आपके नेबर कौन थे, आपके साथ रहने वाले कौन थे। आप ये भी भूल जाएंगे कि आप क्यों भूल रहे हैं। और उसको मैंने इंटरप्रेट किया कि भाई, वी शुड हैव मोर वर्ड्स फॉर हीट, वी शुड ऑल्सो हैव मोर वर्ड्स फॉर हेट। क्योंकि मेरी डायरी में उस समय यह था कि जब बार बार मैं भारतवर्ष लौटता हूँ तो मुझे कहीं लगता है कि जैसे कि हमारी सोसाइटी जो है और भी विभाजित होती जा रही है, और हम लोगों में जो विभाजन आ रहा है उसके लिए और शब्द होने चाहिए, ताकि हम कोई एक क्लियर रिकग्निशन हो, एक पहचान हो कि हमारे साथ हमारे सोच में क्या बदलाव आ रहा है। आप बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। आपकी जो विभाजन है, जो नफरत फैल रही है, उसको व्याख्यात करने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त शब्द नहीं है। आपने, मुझे याद आ रहा है, अगर मैं ठीक हूँ तो इसी अध्याय में आपने अरुंधति रॉय के साथ एक कन्वर्सेशन का जिक्र किया है, और जहाँ वो बताती हैं कि हमारी जो राजनीतिक परिभाषाएं हैं पिछले 60-65 वर्षों में किस तरह बदल गई हैं, और हम अंदाज भी नहीं है। 60 के दशक में, 50-60 में बात होती थी कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। आज हम इतने यहाँ पहुँच गए कि हमें सिर्फ लाभार्थी बनाना है, सिर्फ राशन देना है बस। और अगर हमें इस इतिहास का अगर ठीक से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, अगर समझना, तो हम ये बात समझ ही नहीं पाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि हमारे देश में जस्ट राइट टू मनरेगा को लेकर ही हम सोचते हैं कि हमारी नागरिकता या हमारे सामाजिक दैट इज द लिमिट ऑफ आवर एक्सपेंशन और अंडरस्टैंडिंग। ये तो बहुत अजीब बात है। आप भाषा और शब्दों की बात कर रहे हैं, मैं इसी विषय पर जो अरुंधति ने उठाया, एक आपको उदाहरण देता हूँ। कुछ समय पहले यहाँ यामिनी अय्यर आई थी, मशहूर अर्थशास्त्री। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही थी कि पहले अधिकारों की बात होती थी, राइट, अब वो राइट हटकर बेनिफिशियरी में बदल गया है, और ये सब भाषा के तहत संभव हुआ है। अब नेता सौगात देते हैं, अधिकार नहीं देते वो हमें। सही है। इसीलिए आटा का भी 1 किलो जब मिलता है तो हमारे ग्रेट नेता की तस्वीर उसमें रहती है, और हम उसको ग्रेटफुली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलिए
हमें आपने नमक दिया है, तो हटा दिया। मैं फिर से आपकी डायरी पर लौटता हूँ। आपकी डायरी में एक जैसे मैंने कहा एक प्रोग्रेशन सा है, हाँ, जो थीम यहाँ है ब्लू बुक में वो आगे विकसित होती है। ऐसी ये गजब की ऑब्जर्वेशन है ब्लू बुक में जो आप लिखते हैं कि अगर आप अपने शहर के सभी पेड़ों को अगर उनके नाम से नहीं पुकार सकते तो आप लेखक नहीं हैं। और इस प्रस्तावना को आप आगे बढ़ाते हैं ग्रीन बुक में। जिस दुष्यंत क्रमार की जिस पंक्ति को आप उसमें कोट करते हैं उसे फिर से ले आते हैं। तो मुझे बताएं कि क्या आपको ऐसे लेखक मिल पाए हैं जो अपने शहरों के सभी वृक्षों को नाम से दर्ज कर सकें? जी जी जी, बहुत ज्यादा नहीं। एक ने तो कहा कि ये पागलपन है ये बात जो कर रहे हो, जो आपने लिखा है। हाँ, मगर एक लेखक ने कहा ये बात, मगर ऐसे एक आध लेखक मिले हैं जो वीड्स को हिंदी में क्या कहेंगे? WEED, उसको वीड्स को जैसे कि घास फूस किस्म की घास फूस, हाँ। उसको तो अलग अलग ब्रांड, अलग अलग जो स्पीशीज है सबके नाम पता है। और उसने कविता में डाला है उसको, अमेरिकन राइटर की बात कर रहा हूं, तो मुझे तो बड़ा गजब से लगा। एक दूसरे राइटर ने, जिनकी मृत्यु पिछले साल हुई, हमारे दोस्त राजकमल के वो बड़े प्रिय राइटर हैं पॉल ऑस्टर, उन्होंने कहा था कि अगर आप, उन्होंने जब पलटना शुरू किया एक घास फूस द वीड्स ऑफ अमेरिका वाली किताब, तो उनको लगा कि सबसे प्योर म्यूजिक जो है अमेरिकन म्यूजिक वो इन नामों में ही है। डिफरेंट नेम्स, मिल्क वीड, तो ये फला फला, तो ये मुझे अच्छी बात लगी। फिर मैं किताब पढ़ा दी ओवर स्टोरी, रिचर्ड पावर्स, बड़ी सुंदर किताब है वो, बढ़िया उपन्यास है वो जी। तो उससे पता चला कि अरे ये तो अलग अलग पेड़ों से एक अलग अलग सोशल इमेज और एक व्यवस्था और एक अलग इतिहास अपने अपने देश का बताया जा सकता है। तो फिर मैं सोचने लगा थिंग्स लाइक, क्यों मेरे पिताजी मेरे गांव वालों को कहते थे कि जाए शीशम का पेड़ लगाओ, या फिर क्यों हुआ एक बिल्कुल एक प्रॉब्लम हो गया जब यूकलिप्टस की पेड़ लगाई गई और फिर जमीन में एक ड्राइनेस आ गया, उसके बाद एक लोगों ने कहा कि ना तो पॉइजन है। तो पेड़ों के माध्यम से भी अगर पूरी एक कहानी कही जा सके एक समाज के बारे में या किसी गांव के बारे में किसी, तो मुझे लगा ये भी बड़ी अच्छी बात है। हाँ, तो ऐसे लोग मिले हैं बॉस जो I mean, उसका बेसिक क्लेम क्या है कि वो जिसे आप नेचर समझे हैं और ध्यान नहीं दिए हैं, उससे आप अगर ध्यान दें और उनके नाम जाने तो आप अपने बारे में और कुछ जान सकते हैं, वही क्लेम है। आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट अटेंशन, हाउ टू पे अटेंशन। यहाँ एक और बड़ी खूबसूरत बात करते हैं जो अपनी आपकी हालिया किताब है ग्रीन बुक में ही, जब आप जेनेट मैल्कम को कोट करते हैं कि कलाकार की निगाह वस्तुओं को ही नहीं मनुष्यों को भी नष्ट होने से बचाती है। तो आप जब वृक्षों को नाम देते हैं तो आप उन्हें जगह देते चलते हैं सामूहिक स्मृति में। बिल्कुल सही। और जेनेट मैल्कम की एक्सपेरिमेंट मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो फोटोग्राफी कर रही थी, वो बहुत बड़ी लेखिका थी, मगर वो जो फोटोग्राफी कर रही थी वो ये नहीं कि भाई जाके गुलाब के फूल का फोटो लिए या फिर गेंदे के फूल का फोटो, नहीं, वो सिर्फ ये घास फूस का ही फोटो ली और डिजीज्ड लीव्स जिनमें कीड़े लग गए हैं, और उनको ध्यान से देखने से वो एक अलग एक तरह का एक डॉक्यूमेंट तैयार कर दी। और मुझे इसीलिए मैंने उसको सबसे पहले डाल दिया अपनी किताब में, सबसे पहले तस्वीर उसी की अब ताकि हम जाने कि भाई वी आर नॉट नेसेसरली टू रिकॉर्ड ब्यूटीफुल थिंग्स, ये बस बर्ड डॉग, बट वी आर हियर टू रिस्पॉन्ड टू लाइफ। आप डायरी विधा पर हालिया आए हैं, पहले नहीं लिखते थे आप? लिखते थे लेकिन उस तरह से नहीं लिखते थे जैसा पिछले कुछ सालों से लिखने लगे। यानी कि क्या वजह रही, किस चीज ने आपको प्रेरित किया कि आप डायरी की ओर आए? पैंडेमिक के समय मैंने सोचा कि एक नया तरह से डायरी रखना चाहिए। इनफैक्ट बॉस, द वायर में आपके लिए हमने एक पीस लिखा था ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द लिंचिंग ऑफ मोहम्मद अखलाक को मैं एक लेक्चर देने गया था न्यूयॉर्क के अपस्टेट में, और जब लौट रहा था, गाड़ी चला रहा था, सुबह की बात है, धुंधले में एक कायोटी को देखा, बर्फ था
और फिर मैंने सडनली कहाँ से एक ख्याल आया कि मोहम्मद अखलाक की जो लिंचिंग हुई थी उसकी एनिवर्सरी आ रही है। तो चलते चलते मैं 1-2 लाइन लिखने लगा उस एक नोटबुक में, और फिर रुक के कॉफ़ी खरीदा और बाकी लिखा। और उस बात से मैंने एक बात जोड़ी थी ये कि हर वीक अगर किसी और को मारा जा रहा हो और फिर उसके बाद कोई और, तो मुझे लगा कि मैं कम से कम भूल रहा था कि उस बंदे का नाम क्या था। अच्छा, वो तो पहलू खान थे, और वो शायद मोहम्मद अंसारी थे, और ये जिनको झारखंड में मारा गया। और इसका एक नाता अमेरिकन एक किताब से भी है जिसका नाम है सिटीजन, एक अफ्रीकन अमेरिकन राइटर क्लॉडिया रैंकिन। मैं अपने लिए एक एडिशन खरीदा था और उसमें एक पेज पर 2-3 लाइन थे, बिकॉज वाइट मैन कैनॉट पुलिस देयर इमेजिनेशन, ब्लैक मैन आर डाइंग। हाँ, वो पुलिस किलिंग्स के बारे में था। मेरे एडिशन में इस 3-4 लाइन के ऑपोजिट पेज पे उन लोगों के नाम थे जो इस किताब के निकलने के पहले पुलिस किलिंग्स में मारे गए थे। 3-4 नाम थे। फिर मैंने अपने बेटी के लिए वही किताब उसके बर्थडे पे खरीदा। उसको जब मैंने किताब दी तो उसमें अब नाम जो थे वो बढ़ गए थे। तो मुझे लगा दिस बुक इंस्टेड ऑफ बीइंग अ फिनिश्ड थिंग, ये खुद एक डायरी है। हाँ? उसी से मोहम्मद अखलाक और बाकी लोगों का भी इस तरह से मेरे दिमाग में एक ख्याल आ गया। अब पैंडेमिक जब आए बॉस, तो हर वीक एक नई चीज, एक नया फॉल्सहुड, एक नया WHO की ओर से ये ऐलान हुआ कि पैंडेमिक तो है ही, एक इन्फोडेमिक भी है, यानी कि इंफॉर्मेशन का भी, मिस इन्फॉर्मेशन का जो स्प्रेड है वो इतना बढ़ता जा रहा है। तो मैं एक डायरी लिखने लगा कि आज कौन सा मिस इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आया, क्योंकि वहाँ पर भी अर्नेस्ट हेमिंग्वे की एक लाइन थी जो इंस्पिरेशन थी मेरे लिए। मूवेबल फीस्ट में उन्होंने लिखा था, ट्राई राइट द ट्रूएस्ट सेंटेंस यू नो। तो हमको लगा कि ट्रंप के आने से अब राइट द मोस्ट डिसऑनेस्ट थिंग यू नो। आज कौन सा फॉल्सहुड उसने ऐलान पब्लिक डिस्कोर्स में लाया। तो वो एक मेरी प्रैक्टिस हो गई, तो वो मैं करने लगा। तो आई थिंक द ब्लू बुक ड्यूरिंग द पैंडेमिक, कि भैया किस तरह से मैं एक रिकॉर्ड रख रहा हूँ कि क्या हो रहा है और फॉल्सहुड किस तरह से बढ़ाया जा रहा है, फेक न्यूज़, और उसका अगर मैं रिकॉर्ड रखूँ तो कुछ बात बने। तो वहीं पर एक सीरियस एक मोड़ लिया। और ये कैसे आपके भीतर आया कि आपको इस डायरी में कई विधाओं के साथ प्रयोग करना है? क्योंकि अमूमन डायरी जो होती हैं, हम अपनी आंतरिक अनुभूतियों को दर्ज करते हैं, लेकिन आप पेंटिंग्स ला रहे हैं, आप तस्वीरें भी हैं। राजकमल झा की तो आपने पूरा एक पूरे पन्ने पर आपने छाप दी है उनकी तस्वीर। तो ये कैसे आता है? ऐसा हुआ कि जब लोग अमेरिका में कोरोना की वजह से मरने लगे, तो कई दिनों तक न्यूयॉर्क टाइम्स में इन मृत्युओं के बारे में या इन लोगों के नाम वगैरह नहीं आ रहे थे। एक प्रोटेस्ट भी हुआ सोशल मीडिया में, और फिर वो लोग सडनली ऑबिचुअरीज निकालने लगे। अब जब ये होने लगा तो बाहर मार्च अप्रैल का महीना था, बर्फ पिघल रहा था मेरे पिछवाड़े में भी, और नए नए फूल निकलने लगे। तो एक बड़ा बैरन सा पहले लैंडस्केप था, और उसमें डैफोडिल्स, ट्यूलिप, ये सब जो आने लगे। हाँ, तो मैं सोचने लगा कि ये ओबिचुअरीज जो है ना, इसको काट लें, और ताकि वो भी एक रियलिटी रहे, लेकिन उसके ऊपर मैं पेंटिंग करना चाहिए, पेंटिंग बनाई जो आप। हाँ, तो वो एक पहला एक तरीका रहा। और फिर मैंने ये भी सोचने लगा कि किस तरह से रिपोर्ट्स जो हैं न्यूज़ वाले, वो काट के मैं अपने एक डायरी में क्लिपिंग्स भी बनाने लगा, एक जर्नल भी रखने लगा। तो उससे एक ज़रा और थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ मेरा प्रैक्टिस। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा थामना चाहूँगा, क्योंकि गति धीमी करते हैं हम। आप एक बड़ी काम की बात कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जब ऑबिचुअरी या नोटिस प्रकाशित हो रहे थे कोविड के दौरान मरे हुए लोगों के, आप वो पन्ना काट लिया करते थे, और उस पन्ने पर आप फूलों की पेंटिंग्स बनाया करते थे, जिसमें से कुछ पेंटिंग्स आपकी इन डायरीज में भी हैं। जी हाँ, ब्लू बुक में है। जैसे कि मैंने पढ़ा कि जब 1918
कि फ्लू जब एपिडेमिक आई थी ना, तो बच्चे फिलाडेल्फिया में गाते थे, देयर इज अ बर्ड कॉल्ड एंजा, इनफ्लू द बर्ड इन्फ्लुएंजा, ऐसे कुछ है। तो एक डिटी, जैसे वो लोग स्किपिंग रोप लेकर, तो मैं उस दिन की ऑबिचुअरी में, मुझे ये बिल्कुल याद है, मैं बर्ड्स जो मर गए हैं उनकी पेंटिंग ऐसे करने लगा है, 10-20। तो इन्फ्लुएंजा पर वो एक पेंडेमिक का हो गया, तो वो मैं डाल दिया। तो आप जिस तरह से आपने अभी कहा ना कि अभी बातों की गति धीमी करते हैं, तो उसको मैं उसमें नॉवल भी लिख रहा था जिसमें मैंने ये लाइन डाला, हाउ टू स्लो जैम द न्यूज। आपने लिखा है इसमें। हाँ, मुझे लगा कि जिस तरह से न्यूज की गति बढ़ रही थी और एवरी डे फ्रेश ऑन स्लॉट, तो अपनी ह्यूमैनिटी को इंटैक्ट रखने के लिए इट वाज नेसेसरी कि हम और धीमी कर दें। और उसमें इंस्पिरेशन एक ऑड, ये बात मैं कहीं एक लिटरेरी कॉन्फ्रेंस में बोला, ये बात, ये इस बात का मैंने जिक्र किया मायामी में। तो एक भारतीय महिला जो इतिहासकार हैं ऑडियंस में थी, उन्होंने कहा फलाना किताब पढ़िए अबाउट महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका। तो गांधी जी का एक तरीका था कि जब वो अखबार छापने लगे वहां पर, तो ही वांटेड द रीडर कि वो स्लो डाउन करे, थॉटफुलनेस इंक्रीज करें। तो न्यूज़ तो आती ही थी उनके, क्योंकि आपको पता होगा वो एक कुछ पैसे लगाकर एक हैंड प्रिंटिंग के लिए न्यूज़पेपर का कुछ मशीनरी, हाँ, और उन्होंने वो अखबार जब छापने लगे, तो टू स्लो इट डाउन, न्यूज़ तो रहता था उनके अखबारों में कि भाई भारतीय डायस्पोरा में क्या हो रहा है, कौन से लॉज आ रहे हैं, क्या लेजिस्लेशन है नए, वगैरह वगैरह। उसको टू स्लो इट डाउन, वो बीच में रूसो के कुछ कोई कोटेशन डाल देते थे, तो थोरो के कोई क्या थिंकिंग है वो बीच में, ताकि लोग स्लो डाउन हो जाए। गांधी डेलिबरेटली कर रहे थे। तो इससे भी हमको प्रेरणा मिली कि भैया हाँ, हम इसको नॉवल में भी हम कहानी बढ़ा रहे, एक आदमी है उसके साथ कुछ हो रहा है, वो इटली में है, भारतीय राइटर है, जब पेंडेमिक आती, लेकिन उसको मैं स्लो डाउन करने के लिए हम भी उसमें एक बीच में एक चैप्टर डाल दिए वेलोसिटी ऑफ लाइज करके, ताकि जो हम कहानी है उसमें हम कॉटअप ना हो जाए, हम उसको धीरे कर दें। तो ये सब माने एक क्या कहेंगे, डेलिब्रेशन ऑन आर्टिस्टिक प्रैक्टिस रह गया। डायरी में आप लिखते हैं कि जब आप शब्दों से रंगों की दुनिया में आते हैं, हाँ, तो आप खुद ब खुद अपने आप को मंथर गति से चलता हुआ महसूस करते हैं। हाँ, हाँ, रंग आपको धीमा कर देते हैं। हाँ, और ड्राइंग भी, हाँ, ड्राइंग, हाँ, क्योंकि अगर आपको हम जैसे एक झलक में आपको देख लिए, लेकिन अगर हम ड्राइंग करें तो आपके बाल या नाक ये सब दूसरे तरह से, हम आपके फोल्ड्स पर अटेंशन है, तो इट स्लोज यू डाउन, यू पे मोर अटेंशन। तो वही है, माने जर्नलिज्म वाले क्लास में, राइटिंग क्लास में हम अपने स्टूडेंट्स को यही बोलते हैं कि भाई हाउ विल यू पे मैक्सिमम अटेंटिवनेस, आप किस तरह से अलग अलग सेंसेस को इन्वॉल्व करेंगे टू गाइड योर परसेप्शन। और जितना आप अटेंटिव होंगे दुनिया के लिए, उतना ही आप धीमे भी होते जाएंगे शायद, क्योंकि आपको उतनी गहराई से चीज़ों को दर्ज करना होगा। बिल्कुल। मैं एक अन्य विषय पर आता हूँ। जी। आपकी इस डायरी में खासकर इस अंतिम वाली में काफ़ी सारी हिंदी कविताएं हैं पहले भी, मतलब दुष्यंत कुमार वहाँ भी हैं। लेकिन इस बार जब आप करते हैं, आप उन्हें देवनागरी में ले आते हैं। देवनागरी में लाने का ये जो एडवेंचर जो है या एक्सपेरिमेंट है, कैसे किया कि इस किताब में ढेरों जगह मुझे देवनागरी दिखाई देती है। हाँ, वो कैसे हुआ बॉस? अपने बेटे के साथ हम पटना आए, अपने पिताजी के पास। मुझे नहीं पता था कि 3 महीने बाद मेरे पिताजी का देहांत हो जाएगा, लेकिन अब मेरे पिताजी बूढ़े थे, तो क्या हुआ कि मैंने एक कविता लिखी वहां पर हिंदी में, क्योंकि हो सकता है मेरे दिमाग में था कि अपने बाप से मैं बात कर रहा हूं, तो मैंने हिंदी में ही कुछ लिखा कि भाई बहुत मुश्किल होता है ये कहना है कि आप अपना विल बना दीजिए, लेकिन क्योंकि मैं अपने बेटे के साथ आया था, मैंने ये भी लिखा कि बहुत आसान होता है, लेकिन उस दूसरे भाषा में मेरे बच्चे को ये कहने में, डैड आई लव यू, डैड डू नॉट गो,
मैं कंट्रास्ट करना चाहता था कि भाई मैं कभी अपने पिताजी को, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, टू हग समवन, तो वो सब नहीं किया। हमेशा सिर्फ पाँव छुआ था और दूर से बातें बड़े फरमाए। ही वाज अ, मैंने पिता को प्यार था हमसे, लेकिन ऐसा कभी नहीं, प्रेम का इजहार तो कभी नहीं हुआ। लेकिन क्या बात है कि अंग्रेजी में मेरा बेटा बड़ा आसानी से सब चीज़ें बोलता है और मैं भी उससे जवाब भी देता हूँ उस तरह से। तो वहीं से शुरू हुआ। और जब अमेरिका में चला गया वापस उस बार, तो वहाँ जाकर भी मेरी बीवी से कोई बात हुई तो मैं हिंदी में एक कविता पहले लिख दिया और तब उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, क्योंकि मेरी बीवी ने कहा, आपको याद होगा, मेरी बीवी ने कहा कई जगह लिखा है। हाँ कि भाई ये बिजली वाला आई और बोली कि भाई बिजली वाले तो सेंट्रल हडसन कंपनी 3 हमारे पेड़ पीछे से काट दिए बिना बताए हुए। ये आपकी कविता का विषय है कि 3 पेड़ कट जाते हैं, आप कविता लिखते हैं। हाँ, तो और ऐसा इत्तेफाक था कि एक मैगजीन है अपर्चर करके, वहाँ पे फोटोग्राफी की मैगजीन है, तो उन लोगों ने कहा था मुझे, एक भारतीय आर्टिस्ट है वहाँ पर अमेरिका में, प्रिया कामली उनका नाम, उनके बारे में, उनके तस्वीरों के बारे में मैं ऐसे लिख रहा था उस समय। और उस ऐसे में उनकी जो तस्वीरें हैं उसमें सारे जो चेहरे हैं ना काट दिए गए हैं। और इसलिए क्योंकि उन्होंने, वो जब बच्ची थी बम्बई में, उन्होंने देखा था अपनी माँ को, अपनी सारी तस्वीरें, सारे फैमिली फोटोग्राफ्स में, उनके शादी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उसका अपनी तस्वीर, अपना वो चेहरा खुद काट रही थी। तो मैंने उस कविता में यही बात लिख दी। भाई मेरी बीवी ने जब ये कहा कि वो पेड़ काट दी, तो मैं एक लेख लिख रहा था उस समय एक आर्टिस्ट के बारे में जिन्होंने अपने फोटो के सारे, कहना हो जाता कितना ही आसान, ऐसे कुछ मैंने लिखा है, जिक्र किया कि भाई कुछ कहना हो जाता इतना आसान, अगर कैसे मुझे अब याद नहीं आ रहा है, समथिंग लाइक इट वुड बी सो इजी टू से समथिंग इफ इट वर रियली, लाइफ वुड बिकम सो इजी, जिंदगी इन लाइफ वुड बिकम सो इजी इफ इट वाज इजी टू से समथिंग। ओ, तो वहाँ पर भी मैं एक तरह से एक रोक लगा रहा हूँ या कहना चाहता हूँ कि भाई इट इज, कुछ भी इजहार करना जरा दिक्कत की बात होती है, उतना आसानी से सब कुछ हम नहीं कर पाते हैं और कभी कह भी नहीं सकते। आपकी इन डायरियों की एक शक्ति ये है कि आपने जिन जिन लेखकों से, रचनाकारों से जो भी प्राण ऊर्जा ग्रहण की है, आप उसे एक्नॉलेज करते चलते हैं। जी जी जी। ढेर सारे रेफरेंसेस आते हैं अतीत के लेखकों के, प्लस आपके समकालीनों को भी। मसलन जेडी स्मिथ को आप जब अपनी डायरीज देते हैं, उनकी टिप्पणियां हैं ब्लू बुक पर इत्यादि। आप जब कनाडा में जाते हैं माइकल उनके घर पर, तो वो आपने विस्तार से लिखा है। तो ऐसे कुछ हमें ऐसा उदाहरण बताइए जो सबसे मर्मस्पर्शी रहा हो, कोई ऐसी विजिट का जो उस डायरी लिखने के दौरान हुई। बिल्कुल। आपने बर्जर की किताब दिखाने के लिए कहा था। हाँ। मैं माइकल ओंडाचे के पास गया कनाडा में जी, और वो श्रीलंकन ओरिजिन के हैं, डच। कनाडा में उन्होंने इंग्लिश पेशेंट लिखी, जिसमें एक सिख सोल्जर है, सैपर, उनको बुकर प्राइज मिली उस किताब के लिए, इंग्लिश पेशेंट में। तो हम उनको एक तरह से गुरु मानते हैं। तो उनसे मैंने कहा कि भाई जॉन बर्जर तो आपका भी गुरु था, हमारा भी है, महान लेखक था, क्रिटिक भी था और ड्राइंग भी करता था। उन्होंने आप उनकी किताबें कहाँ रखते हैं? क्योंकि मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहा है कि जिस तरह से मैंने माइकल और जॉन बर्जर की किताबें अपने घर में रखता हूँ, तो इनका भी देखें कि भाई क्या, तो दिखाने लगे। और एक किताब उन्होंने निकाली, बोली डिड यू नो दिस? तो वो उसका नाम था बेंटोज स्केच बुक। तो हमने कभी पहले नहीं देखी थी किताब। तो उसमें देखा मैंने कि बर्जर की ड्राइंग्स हैं वो बड़े साधारण से, और वो थूक से ऐसे लगा के उसमें एक कंटेंट या वॉल्यूम दे देता था। ये मेरे लिए नई चीज़ थी, तो उससे मैं बड़ा इंस्पायर्ड हुआ। और फिर क्योंकि मैं बुक टूर पर था, मुझे कुछ पैसे मिले थे एक फेस्टिवल से, तो मैं वो पैसे लेके एक आर्ट शॉप में चला गया और बोला कि आईड लाइक टू ड्रॉ, कैन यू गिव मी, कैन आई बाय सम ड्राइंग मटेरियल्स? तो उन लोगों ने कलम, पेंसिल, चारकोल, सारे चीज़ें मुझे दे दी, और उसी पैसे को मैं फिर एक प्रैक्टिस में उसको मैं एक प्रैक्टिस में बना दिया। एक कहानी और बताना चाहता हूँ आपको। इयन जैक एक ब्रिटिश एडिटर थे, जिनकी ग्रांटा के, वो इंडिया में इंडिपेंडेंट ऐसे कुछ एक ब्रिटिश अखबार के लिए काफी दिनों तक यहाँ रिपोर्टर, बस भारत को अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल। अब क्योंकि वो पटना में, एक बार हम लोग फेरी की बात कर रहे हैं, एक स्टीमर एक्सीडेंट हुआ था, उस पर एक बहुत ही बेहतरीन लेख लिखे थे, तो हमको उसके वजह से भी वो बहुत प्रिय थे, एक मॉडल के तरह पे।
तो उनसे मैंने कहा, और येलो बुक में ये चर्चा है, उनसे मैंने नहीं, ब्लू बुक में ही मैंने कहा कि भाई आप क्या सोचते हैं, मैं थोड़ी सी अब ड्राइंग करने लगा हूं। तो उन्होंने कहा भाई मैं बड़ा सतर्क रहता हूं, जहां अगर मुझे कोई ऐसा काम भेजता है कोई लेखक जिसमें एक साइन है ऊपर माई इमेजिनेशन इज एट वर्क, तो मैं मुझे बड़ी नफरत है। उन्होंने बेसिकली ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट। एक एडिटर में होता है ना भाई, एक रिजॉल्व कि भाई जो चीज़ ठीक नहीं लगी साफ साफ कह के काट देने को, वो उनमें था। तो मैंने इनविटेशन एक तरह से उनसे, मैं चाहता था अप्रूवल, उन्होंने नहीं दिया अप्रूवल, लेकिन मुझसे रहा भी नहीं गया, मैं करता ही रहा। और बाद में बेचारे वो जब देखते थे मेरी ड्राइंग्स, बोले ये यार तुम तो ठीक ही कर रहे हो जो कर रहे हो, तो ये भी मुझे ठीक लगा। एक चीज़, वो कहानी खत्म होती है, अब तो नहीं रहे, पिछले साल मर गए। मैं लंदन जब मैं अपने स्टूडेंट्स को लेकर गया था, तो एक दिन एक पब में वो हमारे स्टूडेंट्स से मिलने वाले थे, ठीक है। मैं जहां पर ट्रेन दूसरी अंडरग्राउंड से लेकर उस पब पे पहुंचने वाला था, उधर से ट्रेन आई और अचानक मेरी नज़र गई कि एक आदमी ट्रैक पर है, और मुझे पहले लगा कि वो तो निकलना, कोई गिर गया है शायद, निकलना चाहता है, और ट्रेन बस उसे अब कुचलने वाली थी, जबकि मुझे स्पष्ट हो गया कि नहीं, वो तो मरना चाहता है। 2-3 औरतें थीं जो अपना सिर, जैसे वो देखी जहाँ क्या हो रहा है, वो अपना मुंह मोड़ ली थी, मगर मुझे लगा कि मैं उसकी ओर लपक गया था, और जैसे वो हुआ भी, जैसे उस एक्सीडेंट जिसको कहा जाए, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं था, मुझे लगा कि मुझे देखते रहना चाहिए क्या हुआ। और राज की बात हुई तो राज वो जब पढ़ा वो पार्ट, वो भी उसने भी कमेंट किया। मुझे एक राजकमल झा सिर्फ खून का एक बलून किस्म का, गुब्बारा किस्म का समझिए, हवा में सिर्फ रह गया, आदमी विलीन हो गया बिल्कुल। जब मैं पहुंचा अपने क्लास लेने, तो इयन जैक ने कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जब मैंने बताया क्या हुआ, उन्होंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस ड्राइवर, जब भी ऐसा कुछ होता है तो ड्राइवर को तो कोई वीक्स की छुट्टी दे दी जाती है, तुम भी जाओ। मैंने कहा नहीं मैं नहीं रहूँगा, आपसे बात करता हूँ। उन्होंने क्लास लिया मेरा, जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनसे बातें की, और उन्होंने कहा फिर से मुझे कि मुझे घर लौट जाना चाहिए, जहाँ मैं रह रहा था अपनी बीवी के साथ, जिस फ्लैट को लिया था उन महीनों के लिए। मगर मैं सोचा कि नहीं, मैं फिर से, जिस तरह से उन्होंने मुझे ड्राइंग करने को मना किया था और मैं ड्राइंग करता रहा, उसी तरह मैं उस दिन फिर से उनकी बात नहीं माना, और मैं वापस एक्सीडेंट जहाँ हुआ था वहाँ गया। और फिर अब उसमें एक ड्राइंग है मेरी उस स्टेशन की। मुझे लगा कि क्या मेरे साथ हुआ उस दिन, मैंने क्या देखा, उसको मुझे फिर से धीरे से समझना चाहिए, उसको प्रोसेस करना चाहिए बाय ड्राइंग। तो मैं हर सीन जो था वहाँ पर, किस तरह से वो टनल है, कहाँ रेल है, और वो कहाँ था वो आदमी जहाँ जब मैं उसको देखा था, वहाँ पर अब क्या है। मैं देखा कि वहाँ पर कुकीज़ कुछ गिरे हुए, किसी ने बिस्किट बाद में गिरा दियो। उस सब को देखना चाहिए मुझे, और उससे सब को नोट करना चाहिए। तो वो भी मैंने किया, और फिर मैंने उसको भी इयन जैक को भेज दिया। उन्होंने कहा हाँ इट्स अ डायलॉग है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ अब कि जब आप रंगों की दुनिया से शब्दों में जाते हैं और वाइस वर्सा, तो ये डायलॉग है दो विधाओं के बीच में, किस तरह से आपके रचनाकार को समृद्ध करता है। एक दूसरा, ऐसा क्या है जो रंगों में तो संभव है लेकिन शब्दों में नहीं है, और वाइस वर्सा। देखिए, हमें हमेशा लगता है ना कि जैसे कि किसी ने फोटो कहीं छापा और उसके बाद नीचे कैप्शन दे दिया, तो हम लोग अखबारों में या मैगजीन में जो कैप्शन पढ़ते हैं वो बड़ा स्ट्रेट रिलेशनशिप रहता है। योर सपोज, आप नहीं कह सकते हैं कि कुछ इट इज इलस्ट्रेटिव माने कहा जाएगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह की रिलेशनशिप हम ढूंढ रहे हैं रंगों के साथ, रंगों और शब्द का, वो इट्स अ मच मोर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। माने तो हमारे लिए रंगों का जो प्रैक्टिस है ना, वो और स्पॉन्टेनियस या इंट्यूटिव हो गया। जैसे ही कोई चीज़ देखे या फिर एक रिलीज चाहते हैं तो जल्दी से कर दिए। जब गद्य में काम कर रहे हैं तो वो एक
मोर कंसिडर्ड, अलग सा है। ये स्पॉन्टेनियस की हिंदी क्या होगी? त्वरित। वाह 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 वाह। आप तो जिस तरह से आप दोनों भाषाओं में आपका जो रिलेशनशिप है दोनों भाषाओं में, इट्स मोर ट्रांसपेरेंट एंड ईजी। आप एक से दूसरे आराम से छलांग मार सकते हैं। हमारा लैंग्वेजेस के बीच में भी जरा दूरी है और इन दोनों लैंग्वेजेस में भी थोड़ी सी दूरी है और अलग पर्पस है। आपकी जो ईज है ना, आप जिस आसानी से दोनों को के बीच में आप आ जा रहे हैं, वो नहीं है। और वो भी ठीक है, मैं एक डिफरेंट तरीके से इन दोनों चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमेशा जिस दिन उस दिन की जो राइटिंग करनी है वो ज़रा धीरे धीरे या सोच सोच कर करना है, लेकिन जब ड्राइंग करना है या कुछ तो एक स्पॉन्टेनियस एक्ट होना चाहिए और मैं बड़े फ्रीडम के साथ करता हूँ उसको। अब मैं इस संवाद के अंतिम खंड पर आता हूँ, हाँ, जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल किस्म का है, वो है डायरी विधा। देखिए, डायरी विधा बहुत, मेरी दृष्टि से, मैं भी डायरी लिखता हूँ इसलिए मुझे पता है, बहुत इंटीमेट है, बहुत आत्मीय है, लेकिन बहुत ही फरेबी विधा भी है। फरेबी इसलिए क्योंकि अगर आपको मालूम है कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, पब्लिक कंजम्पशन के लिए प्रकाशित करवाऊंगा, तो आपकी चेतना कितनी भी ईमानदार हो उसमें एक बेईमानी का अंश आ जाता है। आप छल करने लग जाते हैं अपने ही शब्दों के साथ, अपनी अनुभूतियों के साथ। बहुत संभव है आप वो उतनी इंटेंसिटी से महसूस ना कर रहे हो जितना आप दर्ज करना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इसको 10 या 20 या 50 साल बाद कोई पढ़ सकता है। और मैं एक उदाहरण और दूंगा, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। आप गौर करें, टॉलस्टॉय जैसा व्यक्ति भी 2 डायरियाँ रखता था, एक अपने लिए, एक वो डायरी जो उनकी पत्नी सोफिया पढ़ लें। क्या बात है। तो आपकी जो डायरी है जी, वो कितनी पर्सनल है और कितनी पॉलिटिकल है, कितनी पब्लिक ओरिएंटेड है, ये जानना चाहता हूँ मैं। मैं 3 डायरी रखता हूँ। 2 भी नहीं। हाँ, ये नहीं कि मेरी बीवी के लिए एक है वो, लेकिन 3 अलग अलग वक्त पे। लेकिन उसके पहले मैं ये, मेरा एक दोस्त है जो नाइजीरियन अमेरिकन नॉवेलिस्ट है, उसका नाम है तेजू कोल। तो वो एक बात कहा है, एक पेंडेमिक के समय उसने एक आर्टिकल लिखी थी जिसमें एक उसने बात कही थी जो मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ। वो ये है, उसने कहा कि इफ जर्नलिज्म is the first draft of history, then a journal is the first draft of literature. तो जब मैं वो बात सोचता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि तो मैं बहुत खराब या बड़ा बिगिनिंग लेखक हूँ, क्योंकि अब वर्जीनिया वुल्फ की अगर डायरी पढ़ता हूँ तो जिस तरह से वो अपनी हेडेक की भी बात करती है ना, तो लगता है कि दैट इज ऑलरेडी अचीव्ड लिटरेचर, वो साहित्य है। कितनी परतें खोल देते हैं। बस 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 बस। और हम हैं कि भाई आज नहीं, आज लिखाई नहीं हुआ तो आज भिंडी की सब्जी बनाए, बाकी सब सामान्य था, ऐसे कुछ। ये तो हम सुबह सुबह जो लिखते हैं वो मॉर्निंग पेजेस, एक मैंने पढ़ा कहीं पेंडेमिक के अगेन वही उसी समय, जूलिया कैमरॉन इस लेखक का नाम है, उनकी किताब है आर्टिस्ट्स वे। तो उसमें वो रिकमेंड करती हैं कि आप सुबह उठ के 15 मिनट तक बिना पेन हटाए हुए आप कुछ लिखिए, 15 मिनट। तो मैं वो रूल नहीं फॉलो करता हूँ, मैं एक पेज, एक ड्राइंग उसमें, और मेरे दिमाग में क्या है वो लिखता हूँ। तो वो मैं नहीं सोचता हूँ प्रकाशन के लिए है या किसी और के लिए, ठीक है। दिन भर लेकिन एक छोटा सा डायरी, छोटी सी डायरी रहती, जिसमें मैं किसी का फ्रेज हुआ या कोई ख्याल आया तो लिखता हूँ। तो वो है कि भाई कहीं ना कहीं वो काम कहीं आए। और रात को जो लिखता हूँ, वो जिसके बारे में मैंने कहा कि बड़ा लगता है कि भैया ये क्या है, वो एक अकाउंट है। तो वो मुझे सिर्फ याद दिलाता है कि भाई मैं इस वक्त कहाँ था, आज क्या हुआ। जैसे कि जब मैं सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा था तो पूछता है कि भाई आप कौन से देश गए, कहाँ गए, किस दिन गए। अब पिछले 10-15 साल का कौन याद रखता है, मगर मैं अपने इस जर्नल में गया और मैं आराम से इस बार
लगा कि हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पता चला कि हाँ फलाने से फलाने दिन मैं तो यहाँ था तो बता दिया ना। वो एक अकाउंट तो है, मगर मुझे लगता है कि वो कहीं इट इज़ नॉट लिटरेचर। वो मुझे जैसे कि इन लोगों के बनस्पति ने जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ को पता लगा, ये सब जो निकले हैं, दे हैव रिलाइड ऑन ऑल थ्री। इन तीनों का मैंने सहारा लिया है और कुछ और नया बनाया है। तो एक तरह से इट इज फरेबी वो जो है ना, वो एक इन सेंस की आर्टिफिस जो वर्ड है उसको आर्टिफिशियल से है, लेकिन आर्ट से भी है। आर्ट इज समथिंग विच इज मेड अप। तो वही है कि मैं इन तीनों का यूज लेकर इन सारे इस एक अलग तरह का एक रिकॉर्ड तैयार किया हूँ। ऐसे कि जेडी का आपने मेंशन कर दिया, तो वो मैं कहीं लिखा हुआ हूँ जर्नल में कि जेडी हैज रिटन, तो मैं उस फिर ईमेल को ढूंढा और फिर उसको डाल दिया। यह एक बड़ी अच्छी वो लेखिका हैं जिनके बच्चे, दोनों बच्चे खुदकुशी से जान ले लिया अपना, तो उनका मैं एंड में उनका जिक्र किया हूँ इसमें ग्रीन बुक में। तो फिर वो सब मैंने अपने डायरी में ही नोट कर लिया था कि जब उनके बच्चे की मौत हुई तो उन्होंने क्या लिखा था उस दिन। तो फिर मैं वापस गया और देख लिया। तो यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो तीन डायरी जो रखे हैं उसको कहीं सम्मिलित करके एक कुछ और बना दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डायरी विधा पर इतनी सुंदर चर्चा के लिए। मैं अंत करता हूँ, आपने अपनी इस तीसरी डायरी में निर्मल को कोट किया है सुख पर, और जहाँ निर्मल वर्मा कहते हैं कि सुख जो है होता नहीं है, वो सिर्फ आप उसे स्मरण कर सकते हैं। और फिर आप कहते हैं कि ये अद्भुत बात है, ये आपकी टिप्पणी है कि निर्मल के लिए जो दुख है, मिजरी है, वो तो जून की गर्मी है, लेकिन जो सुख है वो दिल्ली की जनवरी का सुख है। और हम दिल्ली में, तो हम इस दिल्ली में हैं, इस जनवरी में हैं, तो ये सुख है। अमिताभ, आपसे चर्चा हुई है सुख में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।